इस वीडियो में बात करने वाले की इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज बायोमॉलिक्यूल। ये चैप्टर आपको केमिस्ट्री क्लास 12th से वहाँ से रिलेटेड है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम इसके एक एनसीईआरटी ओवरव्यू देखेंगे, इसके बाद लास्ट में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसकी सबसे पहले थ्योरी देखते हैं। बायोमॉलिक्यूल और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस। जितने तरीके की आपकी लाइफ प्रोसेस हो रही होती है, लाइफ सेल में जो भी आपके ठीक है प्रोसेस हो रही होती है, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रेगुलेटरी रोल इन द बॉडी। इनका बॉडी के अंदर में स्ट्रक्चरल फंक्शन और रेगुलेटरी रोल्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स बनाने के लिए जो अलग अलग टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिनका बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, उन सारी चीज़ों आपका जो आता है ये आपके बायोमॉलिक्यूल्स हेल्प करते हैं। फिर यहाँ पे इसके बाद सबसे पहले आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट देखते हैं क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और सब्सटेंस दैट यील्ड सच कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करके इन कई सारे कंपाउंड्स यानी छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स बनाते हैं। इन्हें हम सैकराइड भी कहते हैं, इसको याद रखना, सैकराइड बोलते हैं इन्हें, जिसका मतलब होता है शुगर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जस्ट बेसिकली आर शुगर्स। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे बनता है, या जो एनसीईआरटी में भी दिया रखा है कि आपके पास जो इनका क्लासिफिकेशन किया गया है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको उनको अच्छे से पढ़ना है और उसका मतलब क्या होता है उसको आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें बताया गया है कि आपके पास जो होता है वो मोनोसैकेराइड होते हैं, डाइसैकेराइड होते हैं, ऑलिगोसैकेराइड होते हैं, इसके साथ आपके पास पॉलीसैकेराइड भी होते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि इनका सबका क्या मतलब होता है, इसमें कौन सा क्या एग्जाम्पल है। तो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, तो मोनोसैकेराइड ऐसी फॉर्म ऑफ शुगर होती है जिसको आप फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, यानी इसका दोबारा से इसको आप और ज़्यादा छोटा नहीं कर पाओगे। जैसे हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस मतलब होता है आपको उन्हें डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में तोड़ना, बट मोनोसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। इन्हें जो भी फॉर्म है उनका उसी फॉर्म में रहेंगे, ये उससे ज़्यादा छोटे नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, इसे आप और ज़्यादा फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल है, ये सिंपलेस्ट शुगर होते हैं जिसे बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब करती है। तो इसका जो एग्जाम्पल याद कर लो, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं, मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं, इसको अच्छे से याद कर लो। देन नेक्स्ट वन इज डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या होता है, डाइसैकेराइड को जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे इनका, तो इनमें से दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स, ठीक है, दो यूनिट आपके मिलेंगे। जैसे अगर आप मान लेते हो, जैसे लाइक देखते हो यहाँ पे लैक्टोज है, ठीक है, लैक्टोज का जब आप यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करते हो तो यहाँ पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है, ठीक है, दो दो यूनिट ऑफ जो सिंपलेस्ट शुगर होते हैं वो आपको मिलेंगे। तो डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करने पे आपको दो यूनिट मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंस याद रखना। फिर बात करते हैं ऑलिगोसैकेराइड की। तो ऑलिगोसैकेराइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो इसमें से 3 से लेकर के 10 यूनिट तक के आपको मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपको मिलते हैं, ये नहीं बोलते हैं ऑलिगोसैकेराइड। फिर अगला है आपका पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में आपका यहाँ पे कई सारे मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और इसका जो एग्जांपल है वो स्टार्च हो गया, ठीक है, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। ये फ्रिक्वेंटली आज के क्वेश्चन होते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनमें से कौन सा क्या आपका एग्जांपल है पॉलीसैकेराइड का। तो याद रख लो, ये सारे एग्जांपल जो है आपके पॉलीसैकेराइड में आते हैं, जिसमें स्टार्च हो गया, आपका सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सारे आपके पॉलीसैकेराइड्स में आते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में। तो आपके एनसीईआरटी में ग्लूकोज के बारे में दिया गया है। तो ग्लूकोज आपका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसको प्रिपरेशन मेथड क्या है इसका। तो आप एनसीईआरटी में दे रखा है, 2 स्टेप से बताया गया। एक में सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज बॉइलिंग सुक्रोज यानी सुक्रोज है। और सुक्रोज में जब हम वहाँ पे डाइल्यूट HCl डालते हैं, डाइल्यूट HCl या H2SO4 H+ डालते हैं एसिड के प्रेजेंस में, तब हमको वहाँ पे जो होता है वो ग्लूकोज की यूनिट मिलती है। सुक्रोज से आपका ग्लूकोज बनाया जाता है, इस तरीके से बनाया जा सकता है। या फिर दूसरा स्टेप जो होता है आपका स्टार्च से बनता है, जहाँ पे हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, और वहाँ पे आपको जो होता है वो ग्लूकोज मिलता है। तो 2 तरीके से आपका यहाँ पे जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन बताया गया एनसीईआरटी में। फिर अगर बात करें जैसे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की, तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 स्ट्रक्चर दिया गया एनसीईआरटी में, दैट इज एक ओपन स्ट्रक्चर जिसे हम फेसलेस प्रोजेक्शन बोलते हैं, दूसरा साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसे हम आवर्त प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर हम ओपन स्ट्रक्चर की बात करें तो ओपन स्ट्रक्चर में आपके पास जो होता है, सबको पता होगा कि ग्लूकोज में जो होता है कौन सा ग्रुप होता है, इसको याद रखना। ग्लूकोज में CHO ग्रुप होता है जिसे हम एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, और फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो ग्लूकोज होता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और फ्रक्टोज में आपको कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। फिर ये एक 6 कार्बन होता है, सबको पता होगा, 6,6H12O6, ठीक है, इसका ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और आइसोमेरिज्म, जैसे आप आइसोमेरिज्म आप पढ़ोगे तो आइसोमेरिज्म में भी एक पार्ट है, जिसे हम एक टाइप है आइसोमेरिज्म का, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये जो होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं आपके ग्लूकोज, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले, द 2 मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंट टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। सच लिंकेज बिटवीन द 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स शो द ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जब 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स जो होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ती हैं, एक बॉन्ड बनाती हैं, जहाँ पे वाटर का लॉस होता है, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, उसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। ये आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होता है वो फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का। अब यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, इसको याद अच्छे से देख लो। यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे ठीक है, ये सारे आपके डाइसैकेराइड्स हैं, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये सारे आपके डाइसैकेराइड्स होते हैं।
डाइसैकेराइड्स का ब्रेक डाउन करने पे हमें बताया कि डाइसैकेराइड जब आप ब्रेक डाउन करोगे उसमें 2 यूनिट आपको मिलती है, ठीक है। तो वो 2 यूनिट क्या मिलती हैं उसको एनसीईआरटी में अच्छे से बता रखा है। तो ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब आप सुक्रोज का ब्रेक डाउन करते हो तो सुक्रोज को ब्रेक डाउन करने पे आपको अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज 2 यूनिट आपको मिलती हैं। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपको मिलता है। इसे हम इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। तो सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी बोला जाता है, तो इसको भी याद रखना। सुक्रोज को हम इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं, जो कि आपका, ठीक है, तो इन्वर्ट शुगर होता है ये आपका। फिर दूसरा बात करते हैं माल्टोज का। माल्टोज जो होता है ये आपका, ये शुगर आपके ग्रेन्स में पाई जाती है, लाइक व्हीट हो गया, यहाँ सब में माल्टोज पाई जाती है। और जब इसका आप डाइसैकेराइड हो, ये अभी आपका डाइसैकेराइड है, और जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करते हो, हाइड्रोलिसिस करने पे इसको 2 यूनिट मिलती है, और वो 2 यूनिट होती हैं, वो दोनों यूनिट आपकी ग्लूकोज की होती हैं, यानी अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना। फिर बात करते हैं लैक्टोज का। तो लैक्टोज आपका जो होता है ये मिल्क शुगर होता है, ठीक है, जो आपके मिल्क में पाया जाता है। और इसका जब आप ब्रेकडाउन करते हो, हाइड्रोलिसिस होता है इसका, तो इसमें आपका बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज मिलता है, ठीक है। तो या इसको अच्छे से देख लो, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है। तो ये चीज़ आपसे जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। तो पॉलीसैकेराइड में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आपका स्टार्च आता है। स्टार्च की बात करें तो स्टार्च का जो यूनिट होता है, इसके जो, ठीक है, सिंगल यूनिट होती है आपकी, किससे बन के बना होता है, ये आपका किससे मिलकर बना है, ये आपका ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये आपका एनर्जी का काम करता है प्लांट में, और प्लांट में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसे हम, ठीक है, स्टार्च बोलते हैं। और स्टार्च की बात करें जो आगे, तो एक देखा जाए इसमें, तो स्टार्च इज द मेन स्टोरेज ऑफ पॉलीसैकेराइड इन प्लांट्स, ठीक है। जो पॉलीसैकेराइड है ये आपका स्टार्च, और ये मेन स्टोरेज होता है, प्लांट में स्टोरेज होता है इसका। और ये अगर बात करें आगे, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, ये आपका पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, एंड कंसिस्ट ऑफ 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, ठीक है, 2 कंपोनेंट्स मिलकर बना होता है, दैट इज अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ये भी आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि स्टार्च का 2 कंपोनेंट क्या है, तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन है। एनसीईआरटी में अच्छे से दिया गया है, आप रीड कर लेना अच्छे से एक बार। अमाइलोज जो होता है ये वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट होता है। देखो स्टार्च जो होता है वो वाटर इनसोल्यूबल होता है, इसको अच्छे से याद रख लो। स्टार्च इज वाटर इनसोल्यूबल। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, लेकिन जो 2 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट जो होता है अमाइलोज, वो आपका वाटर सोल्यूबल होता है, और जो कि 50 to 20% कॉन्स्टिट्यूट करता है स्टार्च का पोर्शन का, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो आपका वाटर इनसोल्यूबल होता है, और वो 80 से 85% होता है। इसलिए जब आप ओवरऑल देखते हो तो ओवरऑल में आपका स्टार्च जो होता है वो इनसोल्यूबल आ जाता है, ठीक है। तो एमाइलोपेक्टिन देखो कितना ज़्यादा है, 90% तक जा रहा है। तो यह इस ओवरऑल क्या दिखाएगा, तो ओवरऑल में आपका वाटर इनसोल्यूबल हो जाता है स्टार्च पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना। फिर हम बात करते हैं सेलुलोज की। तो सेलुलोज जो होता है ये आपका एक्सेसिवली प्लांट में प्रेजेंट होता है, सेलुलोज सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्लांट किंगडम, ठीक है। तो पौधे की जो किंगडम होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाया जाता है वो सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है। इट इज़ अ प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सलवाल। जो आपके सलवाल होती है वहाँ पे आपका जो सेलुलोज पाया जाता है, क्योंकि प्लांट सेल में जो है उसमें सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका जो यूनिट होता है वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज अगेन जो इसका जो हाइड्रोलिसिस करोगे सेलुलोज का, तो उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट आती है वो ग्लूकोज ही आती है। फिर हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की। तो ग्लाइकोजन की बात करें तो 2 कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन एनिमल फॉर्म, एनिमल बॉडी में, ठीक है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, और ये एनर्जी का काम करता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। ये एक तरीके से जैसे प्लांट में स्टार्च का रोल होता है, जस्ट सेम वही एनिमल में ग्लाइकोजन का रोल होता है, इसलिए हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं इसे। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन जो होते हैं आपके हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर होते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स से मिलकर बनी होती हैं आपके अमीनो एसिड की जगह, अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड मिल करके फिर आपका ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है, तो आपके पास ये पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड से अलग अलग अमीनो एसिड जुड़ते हैं, और फिर ये आपके जो होते हैं प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, जो कि आपके अमीनो एसिड को जोड़ करके फिर आपका जो होता है प्रोटीन बनाता है। तो ये आपका जो होता है फॉर्म बिटवीन COOH ऑफ वन अमीनो एसिड एंड NH2 ऑफ द अनदर अमीनो, ठीक है, एसिड विद रिमूवल ऑफ द वाटर। और यहाँ पे आपका जो होता है वाटर का रिमूवल होता है, इस तरीके से आपका ये, ठीक है, बॉन्ड बनता है। लाइक जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल देखा जाए, जैसे COOH है, ठीक है, COOH है, और फिर आपका यहाँ पे जो होता है NH2 ग्रुप जुड़ता है। तो NH2 ग्रुप यहाँ जुड़ करके जब यहाँ से H2O निकाल दोगे, H2O निकाल दोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 हाइड्रोजन और एक ओ निकाल दोगे, ऑक्सीजन निकाल दोगे। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे आ जाता है ये CONH, ठीक है। CONH जो होता है ये आपका, इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और इसी बॉन्ड के तहत जो होता है आपका अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड जो होते हैं वो ऐड होकर के फिर से जो लॉन्ग चेन बनती है, और फिर यहाँ पे आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोटीन में भी आपके कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको देखते हैं। तो प्रोटीन में आपका जो सबसे फर्स्ट आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक सिंपल अमीनो एसिड जो होते हैं बस एक वो लाइन में ऐड होकर के इस तरीके से अमीनो एसिड जुड़ करके और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, वो आपका प्राइमरी अमीनो एसिड्स में आता है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होता है वो बिल्कुल एक सिंपल लाइन से होती है, और यहाँ पे जो प्रोटीन बनती है वो आपके प्राइमरी प्रोटीन कहलाती है, ठीक है। फिर सेकेंडरी की बात की जाए तो सेकेंडरी में आपका जो होता है 2 आता है, इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर आता है और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर आता है। हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से हेलिक्स बनाता है, और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में एक सीट लाइक फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एक सीट लाइक फॉर्मेशन होता है यहाँ पे,
इस तरीके से। तो ये आपका बीटा प्लेट स्ट्रक्चर होता है, और ये आपका अल्फा स्ट्रक्चर यानी हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं, और ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आता है। फिर हम बात करें टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के। टर्सरी स्ट्रक्चर में मोस्टली आपके एंजाइम्स होते हैं, जो आपका प्रोटीन के बाद एंजाइम बनता है, ठीक है। जो एंजाइम होते हैं आपके प्रोटीन से ही बने होते हैं। जो टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का होता है वो एज अ एंजाइम काम करता है। तो यहाँ पे 3D फोल्डिंग होती है, टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। और फिर जब यहाँ पे अलग अलग टाइप के 2 यूनिट मिल करके बनाते हैं तो आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। आपका ये इसका जो एग्जांपल होता है हीमोग्लोबिन जो होता है वो आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स थे। अब हम बात करते हैं विटामिन के। तो विटामिन जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा छोटे क्वांटिटी की जरूरत होती है बॉडी में फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन की। तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं और कौन से वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन आपके पास ये एग्जांपल है, लाइक DEKA, ठीक है, डेका जैसे बोलते हैं। ये आपके जो होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगर वाटर सोल्यूबल विटामिन की। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन में आपके पास जो आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है, और विटामिन सी, ये आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विटामिन के जो अलग अलग टाइप्स के विटामिन होती हैं उनकी डिफिशियंसी डिजीजेस क्या होती हैं, तो उस पर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आता है सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से आपके पास जो होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम रतौंधी बोलते हैं, इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। देन नेक्स्ट वन इज विटामिन B1 जिसे हम थायमिन बोलते हैं, और इसकी प्रॉब्लम होने पे यानी डिफिशियंसी होने पे वेरी वेरी प्रॉब्लम होती है। फिर विटामिन B2 की बात करें तो विटामिन B से चिलोसिस हो जाता है, ठीक है। जो आपके जो ओठे होते हैं उसके साइड साइड में कट लग जाते हैं, सूजन आ जाती है, तो वहाँ पे जो कंडीशन होती है वो आपकी विटामिन B2 की डिफिशियंसी होती है। देन नेक्स्ट वन इज विटामिन B12। विटामिन B12 की डिफिशियंसी से आपको पर्नीसियस एनीमिया का प्रॉब्लम होता है। विटामिन सी की प्रॉब्लम से आपको यहाँ होती है स्कर्वी का प्रॉब्लम हो जाता है, डी से रिकेट्स हो जाते हैं। और विटामिन के की एक कमी है तो आपके पास ब्लड क्लॉटिंग इशू होंगे, यानी ब्लड आपका जो होता है वो जल्दी से क्लॉट नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम आपकी हो जाती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे अगला आता है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं आपके लिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है। तो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये भी पॉलीमर होते हैं मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड होता है अलग अलग टाइप के, यानी न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से आपका न्यूक्लिक एसिड बनता है। दैट स्टोर ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इनका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, ये आपके न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। अब यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास जो न्यूक्लिक एसिड होता है आपके DNA आता है और RNA आता है, ठीक है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। DNA जो होता है इसका काम होता है जेनेटिक कोड को स्टोर करना, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, और जो RNA होता है ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर जब आप मॉलिकुलर बेसिस इनहेरिटेंस वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको जो बेस पेयरिंग होती है, जो आपके DNA में अलग अलग टाइप के यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस दिए होते हैं उनके बीच में जो पेयरिंग होती है उसके बारे में बताया गया है। तो एडेनिन और थायमिन के बीच में कौन कितने बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड होते हैं, सबको पता होगा। एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 2 होते हैं। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि किसमें कौन सा बॉन्ड होता है और क्या यूज़ होता है। अब यहाँ पे हमारा जो थ्योरी पोर्शन था वो आपका यहाँ पे खत्म होता है, और यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द फॉलोइंग इज द डाइसैकेराइड। इसमें कौन सा आपका डाइसैकेराइड है, दिए गए क्वेश्चन आंसर बताना है आपको, इसमें कौन सा डाइसैकेराइड है। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि डाइसैकेराइड क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, तो वही चीज़ आपको ढूंढना है। तो डाइसैकेराइड क्या होता है, तो डाइसैकेराइड ऐसा चीज़ होता है जिसमें आपको हाइड्रोलाइसिस करने पे 2 यूनिट्स बनते हैं, यानी शुगर के 2 यूनिट्स मिलते हैं, उन्हें हम डाइसैकेराइड बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो माल्टोज है, ठीक है, माल्टोज आप जब इसका ब्रेकडाउन करोगे तो इसमें 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज यानी अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज आपको मिलता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा माल्टोज। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। इनमें से कौन से जो विटामिन है आपकी वाटर सोल्यूबल होती है। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन आपको पता होगा कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सी आती है आपकी, फैट सोल्यूबल विटामिन होती है और वाटर सोल्यूबल विटामिन होती है। वाटर सोल्यूबल विटामिन आपकी विटामिन सी होती है। इसीलिए आपको जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उसको आपको डेली खाना होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं और इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बनी रहती है, तो आपको डेली इंटेक लेना पड़ता है विटामिन सी का, इंपॉर्टेंट विटामिन होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल अमीनो एसिड। इनमें से कौन सा आपका एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। सो इसका जो राइट आंसर आपका ग्लाइसिन होगा। जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसकी ये भी ट्रिक होती है, जैसे हमने तो याद रखी है, ठीक है, AV हिल, ठीक है, AV हिल MP, ठीक है, और यहाँ पे TT। तो इस तरीके से हमने एक शॉर्ट अब्रिविएशन फॉर्म बना रखा है, अपने लिए बनाया है। अभी अपने लिए बना सकते हो कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कैसे याद करना है, ठीक है। इसमें एक तरीके से जैसे AV हिल MP TT है, तो यहाँ देख सकते हैं एस्पार्जिन, वेलाइन, ठीक है, हिस्टिडिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन हो गया, ठीक है, मेथिनिन, प्रोलिन और थ्यूरिन और ट्रिप्टोफैन। इस तरीके से यहाँ पे हमने याद किया है। तो ये आपके जो होते हैं ये
एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें नॉट एसेंशियल अमीनो, तो ग्लाइसिन जो होता है आपका ये नॉट एसेंशियल अमीनो होता है। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, विच बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अगर बात करें तो प्रोटीन के कई सारे स्ट्रक्चर थे, हमने देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए आपका जो होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर के आपका जो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है। फिर जो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया, और सारे जो बॉन्ड होते हैं वो एड अप होकर के फिर आपका वो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करवाते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपका पेप्टाइड बॉन्ड ही देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज टू एथेनॉल। ऐसा एंजाइम जो आपका ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5, ठीक है, C2H5OH होता है, और ये आपका जो होता है वो एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका जाइमेज होता है। जाइमेज एंजाइम जो होता है आपका ये ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है, तो राइट आंसर विल बी जाइमेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच आर द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड। इसमें दिया गया कौन सा एग्जाम्पल है आपका पॉलीसैकेराइड आता है, तो पॉलीसैकेराइड में आपका जो होता है ये आपका स्टार्च आता है। पता होगा आपका स्टार्च जो होता है वो एमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है, और ये आपका अगर इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो इसमें बहुत सारे आपको जो होता है यूनिट मिलते हैं मोनोसैकेराइड के, ठीक है, तो इसलिए हम पॉलीसैकेराइड से बोलते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच मॉलिक्यूल हैज़ अ बोथ एसिडिक एंड बेसिक फंक्शनल ग्रुप। किस मॉलिक्यूल के पास दोनों एसिडिक और बेसिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो राइट आंसर विल प्रोटीन। प्रोटीन का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, प्रोटीन आपका जो होता है वो अमीनो एसिड से बना होता है, और अमीनो एसिड के जो कैसे होते हैं, तो अमीनो एसिड के पास जो होता है कार्बन होता है, कार्बन के पास एक जगह NH2 ग्रुप ऐड होता है, ठीक है, NH2 ग्रुप ऐड होता है, और COOH ग्रुप ऐड होता है। आपने देखा होगा एक जगह हाइड्रोजन होता है और फिर R ग्रुप होता है। ये आपके पास 4 ग्रुप होते हैं, कार्बन से जुड़े होते हैं। ये आपका एक टिपिकल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का। तो आप देख रहे होगे कि ये एसिड होता है, COOH ग्रुप एसिडिक होता है, और NH2 ग्रुप जो होता है अमाइन ग्रुप, जिसे हम बेसिक ग्रुप बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा बायोमॉलिक्यूल है जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, तो वो आपका प्रोटीन आता है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो आपका अमीनो से मिलकर बना होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबरस प्रोटीन, ठीक है। फाइबरस प्रोटीन क्या होती है, तो NCERT में बेसिकली 2-3 लाइन दे रखी है, वहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं प्रोटीन के, तो उसको अच्छे से पढ़ गया ना। फाइबरस प्रोटीन आपकी जो आती है कैराटिन होती है, ये वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन होती है, और कैराटिन आप कहाँ पाई जाती है, कैराटिन आपके नेल्स और हेयर्स में पाई जाती है, दैट इज फाइबरस प्रोटीन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच आर द फॉलोइंग द स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन एनिमल्स। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड का क्या काम होता है, जो आपके स्टोर करते हैं एज अ ग्लूकोज स्टोर होता है आपके बॉडी एनिमल्स में, और ये आपका एनर्जी के लिए काम आता है, ठीक है। तो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड एनिमल्स में क्या होते हैं, तो आपके ये ग्लाइकोजन होते हैं जो आपका लिवर में स्टोर होता है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which type of protein structure is represented by the alpha helix and beta plated structure। कौन सा होता है आपके किस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका जो होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which are the following is the component of the DNA but not RNA। इनमें से कौन सा DNA का कंटेंट, यानी DNA का तो पार्ट है बट RNA का पार्ट नहीं है, तो सबको पता होगा यूरेसिल जो होता है ये आपका दिस इज RNA, ठीक है, RNA पाया जाता है, और थायमिन जो होता है ये आपका DNA में देखने को मिलता है। सो बेसिकली आपके पास जो ये हमसे पूछा गया नॉट RNA, तो नॉट RNA में आपका थायमिन जो होता है ये नॉट अ पार्ट ऑफ RNA, ओके। यूरेसिल जो होता है ये आपका RNA का पार्ट होता है। नेक्स्ट इज लिपिड आर कंपोज्ड ऑफ मेरे। लिपिड किस चीज़ से बने होते हैं, लिपिड जो होते हैं आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बने होते हैं। तो आपको पता होगा जो लिपिड होते हैं एक तरीके से फैट्स होते हैं, और ये आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बने होते हैं। इनकी जो यूनिट होती है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज की बेसिक यूनिट क्या है, तो आपको पता होगा इसकी जो बेसिक यूनिट है दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज से आपका जो होता है मल्टीपल बनके फिर आपका ये तो सेलुलोज का फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शुगर इज प्रेजेंट इन द RNA। RNA में कौन सी शुगर पाई जाती है, तो RNA में आपके पास जो होती है वो राइबोस शुगर पाई जाती है, और डीऑक्सी राइबोस शुगर ये आपका DNA में पाया जाता है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना, कंफ्यूज ना होना। राइबोस आपकी जो होती है RNA में पाई जाती है, और डीऑक्सी राइबोस जो होती है आपकी DNA में पाई जाती है। विच अमीनो एसिड द सिंपलेस्ट इन स्ट्रक्चर। कौन सा अमीनो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर में आता है, तो आपका ये जो ग्लाइसिन होता है ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड में आता है, क्योंकि इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे जो आता है ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ये आपका एक तरफ से COOH हो गया, ये आपका NH2 हो गया, और ये आपका ये CH हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके का कोई फंक्शनल ग्रुप लगा नहीं है, मतलब फंक्शनल ग्रुप लगे हैं बट यहाँ पे कोई R ग्रुप नहीं लगा है। तो इस तरीके से आपका ये जो होता है ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स में आता है, दैट इज ग्लाइसिन आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स जो होते हैं आपके क्या होते हैं, तो एंजाइम्स बेसिकली आपका ये प्रोटीन होते हैं, ठीक है। प्रोटीन से ही आपका जो होता है ये जो थर्ड स्ट्रक्चर प्रोटीन होता है वही आपका आगे चलते थे एंजाइम बनाता है, जो कि आपके कैटालिसिस यानी कैटलिस्ट का काम करता है एंजाइम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फैक्टर्स डज द अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन से बना होता है, और प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है।
डिनेचुरेशन किसे बोलते हैं? डिनेचुरेशन मतलब होता है जब आप प्रोटीन को हीट देते हो, हीट जब आप उससे ज़्यादा एक्सेसिव टेम्परेचर हो जाता है बॉडी का, तब वहाँ पे प्रोटीन जो होती है वो अपने स्टेट से चेंज हो जाती है, यानी उसका जो प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो भी स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। और अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो आपका जो एंजाइम होता है वो भी उससे बना होता है, वो उसका भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो वो आपका फंक्शनलिटी जो होती है वो लॉस हो जाएगी और फिर आपका वो फंक्शनल नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से एंजाइम जो है अफेक्ट करता है उसकी। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि कौन सा जो अफेक्ट करता है, यानी कौन सा फैक्टर यहाँ पे जो होता है वो अफेक्ट नहीं करेगा। सो लाइट का कोई मतलब नहीं बनता, लाइट से अफेक्ट नहीं होता। बाकी आपका टेम्परेचर, अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है या फिर आपकी बॉडी का टेम्परेचर नीचे हो जाता है तो आपके जो बॉडी के एंजाइम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। पीएच लेवल भी आपका जो बॉडी का होता है एक कांस्टेंट होता है, उससे अगर ऊपर नीचे होता है पीएच तो भी आपके एंजाइम से प्रॉब्लम आती है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ये भी होता है, अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा है या कम है तो वो भी आपका जो होता है ये प्रभावित करता है आपके एंजाइम की एक्टिविटी को। और ये आपका जो होता है क्लास 12 यानी क्लास 11 के बायोलॉजी वाले बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि एंजाइम कैसे काम करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन डिस्ट्रॉयड बाय द डिनेचुरेशन। अभी हम बात करें डिनेचुरेशन की, तो डिनेचुरेशन क्या होता है? डिनेचुरेशन आपका हीट की वजह से जो एंजाइम का स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है। बिकॉज क्यों चेंज होता है? क्योंकि आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। ठीक है, सो हमसे पूछा गया है कि कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटीन का डिनेचुरेशन डिस्ट्रॉय जाता है। तो डिनेचुरेशन आप जो होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको अच्छे से देख लो। प्राइमरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर आपका जो होता है वो डिनेचुरेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्यों? देखो प्राइमरी ये आपका नहीं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सॉरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होते हैं आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि उसमें तो एक ही लाइन बनी हुई है। अमीनो एसिड का सिंपल से एक लाइन जोड़ दिया, वो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन अगर बात की सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर की देखते हो तो वहाँ पे जो होता है आपके, वहाँ पे जो अमीनो एसिड्स होते हैं आपके वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके के एंगल्स जुड़े होते हैं या फिर अलग बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो वहाँ पे जो होता है यह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है आपका डिनेचुरेशन वाला। तो याद रखना सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होते हैं ये आपके ज़्यादा, ठीक है, डिस्टर्ब होते हैं डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन से। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका, इससे कोई दिक्कत नहीं होता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स इन द डीएनए। जो आपके अलग अलग न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए में, जिससे आपका जो होता है डीएनए का बनता है, डीएनए का जो यूनिट होता है न्यूक्लियोटाइड होता है। और जो आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें अलग अलग तरीके के बॉन्ड यानी जो ऐड होते हैं, वो बॉन्ड आपका क्या होता है तो आपको पता होगा। वो बॉन्ड जिसे बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है ये आपके न्यूक्लियोटाइड के बीच में लग करके फिर आपका ये डीएनए का फॉर्मेशन करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्च इज अ मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट। स्टार्च दो कंपोनेंट्स बना होता है, तो वो दो कंपोनेंट क्या है आपके? वो दो कंपोनेंट होते हैं अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज होते हैं और अमाइलोपेक्टिन होता है। अमाइलोज जो होता है वो आपका 15% पाया जाता है, सोल्यूबल होता है, और अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो 85-90% पाया जाता है और वो आपका जो होता है वो इनसोल्यूबल होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुछ टाइप ऑफ बॉन्ड स्टेबलाइज द डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। डीएनए के डबल हेलिक्स को कौन सा बॉन्ड जो होता है वो स्टेबलाइजेशन देता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन जो होता है आपके डबल हेलिक्स जो आपका डीएनए होता है उसको स्टेबलाइज करता है, उसको जो होता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुक्रोज आपका किस चीज़ से बना होता है? सुक्रोज आपका जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करने पे आपको जो होता है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन दिया गया आपको। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो थे ये आपके दो यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड आपको देखने को मिलते हैं सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैक्टोज। लैक्टोज की बात करें, लैक्टोज में आपको होता है ये आपका लैक्टोज के केस में ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपको देखने को मिलता है। तो सो द राइट आंसर विल बी सी। सेम ही आपको दिया गया है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होता है इनका हाइड्रोलिसिस करते हो लैक्टोज का, तो ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थे कुछ चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे हमने थ्योरी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बारे में डिस्कस किया। एक बार आप आज एनसीईआरटी अच्छे से रीड करने हैं और जो कुछ इसके क्वेश्चन बचे हैं उसको आप प्रैक्टिस कर लोगे। इस तरीके से ये चैप्टर आपका जो होता है कंप्लीट हो जाता है। और रिवीजन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बोलने वाली हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी है, डेटा याद करने हैं, तो इसको अच्छे से रिवाइज करते हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।